पिछले टाइम पे हम लोग होमवर्क दे के गए थे कुछ, अब वो होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलो सुना सब। पहला हम क्या दिए थे, अब हो सकता है सीक्वेंस कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन ध्यान देना उसको अपना मिला के कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लेना। हम एक दिए हुए थे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला था आई इक्वल एम आर स्क्वायर, जहां पे एम मास आर डिस्टेंस था। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन लिखें तो ये हो जाएगा कैपिटल एम और आर का क्या हो जाएगा कैपिटल एल। सही आता है। अच्छा, फिर क्या दिए थे भाई, फिर वो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का तो हम करा ही दिए थे। इसका आया था कैपिटल टी, इसका आया था टी की पावर -1। सही है क्या। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हम दिए थे क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो ये सब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या, ये बहुत बेसिक बात है भाई। 2π का थोड़ी कोई डायमेंशन आएगा, तो केवल f का डायमेंशन लिख लेंगे, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन लिखेंगे नहीं हम लोग। तो f का क्या था, f का था t की पावर -1, तो इसका डायमेंशन ही आ जाएगा। 2π तो कांस्टेंट है ना, उसका तो कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, फिर क्या दिए थे, नेक्स्ट एक और हम दिए थे क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2π² a² f² ρ v, ये था। 2π² एक नंबर, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी की बात करें, हम बताए थे कि a एम्पलीट्यूड है, उसका एक डिस्टेंस ही हुआ, लेकिन फिर भी तो ये क्या हो जाएगा, l टू द पावर 2। यहाँ पे f का था t टू द पावर -1, तो स्क्वायर कर देंगे तो t टू द पावर -2। ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m, वॉल्यूम का l टू द पावर 3, ऊपर लेके जाएंगे तो l टू द पावर -3। स्पीड का देखेंगे तो l t टू द पावर -1 हो जाएगा। सही है क्या यहाँ तक। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा m। भाई l को चेक करते हैं, ये कितना है, l टू द पावर 2, l टू द पावर 3 और ये l टू द पावर -3, तो l टू द पावर तो कैंसिल हो जाएगा। t टू द पावर -2, t टू द पावर -1, तो t टू द पावर -3 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का किसका, इंटेंसिटी का। फिर आगे किसका दिए थे, फिर हम दिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर टाइप्स, वैल्यू करस्पॉन्डिंग हम लोग चल रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकाले थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को याद है F इक्वल्स टू क्यू ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया था, F/Q और इनटू R। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन लिखें तो फोर्स का क्या था, M L T टू द पावर -2। चार्ज का Q इक्वल्स टू IT, I का हो गया था A, तो ये हो गया AT। अच्छा, अब ये फोर्स हो गया इनटू R करेंगे तो L एक और आ जाएगा, तो यहाँ ML² हो जाएगा। अच्छा, अब इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम लोग चले तो ये हो जाएगा M L² T टू द पावर -3 और A टू द पावर -1 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो ये इस तरीके से क्लियर, तो इसको भी नोट करते चलो अच्छे से। चलो अब आगे देख रहे हैं भाई, सुनना सब अब ध्यान से। अब यहाँ तक हम लोग का किसका हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग कर लिए। अच्छा, फिर क्या था, फिर था कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस Q इक्वल्स टू C भी होता है। तो C का क्या फॉर्मूला गया था, C का फॉर्मूला गया था Q/V। Q का क्या था, IT मतलब AT हो जाएगा। और पोटेंशियल का भी हम लोग निकाल के आ रहे हैं, कितना है, ML² T टू द पावर -3 A टू द पावर -1। यहाँ तक सही है क्या। अच्छा, अब देखना सुनना भाई। अब अगर हम लोग आगे बात करें, सबको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, M टू द पावर -1 L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। अच्छा, ये हम लोग का हो गया कैपेसिटेंस। ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब जब हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिए हैं, अब नेक्स्ट क्या दिए थे, नेक्स्ट शायद स्पेसिफिक हीट दिए थे क्या। स्पेसिफिक हीट देखना, हो सकता है सीक्वेंस कुछ आगे पीछे, ये बात हम ध्यान देना भाई। तो जिस सीक्वेंस में दिए उस सीक्वेंस में नोट कर लेना अपनी कॉपी के हिसाब से, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था, Q/m ΔT। अब हम तुमको पिछले वीडियो में बता के गए थे कि भाई हीट का वही होगा जो वर्क का होता है। तो वर्क का क्या था, ML² T टू द पावर -2 अपॉन मास की बात करेंगे तो मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल M। चेंज इन टेम्परेचर है तो इसका डायमेंशन वही होगा जो टेम्परेचर का था। टेम्परेचर का कितना था, थीटा। M से हम कैंसिल, तो कितना जाएगा, L² T टू द पावर -2 थीटा टू द पावर -1। तो ये हम लोग का किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया स्पेसिफिक हीट का। सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम लोग का क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/A। तो अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन I का क्या हो जाएगा, A, और एरिया का क्या हो जाएगा, L²। ऊपर लेके जाएंगे तो A L टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
अब भाई ध्यान देते हैं हम लोग का किसका हो गया, करंट डेंसिटी का। अब नेक्स्ट हमें दिए थे शायद डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का क्या था, Q इंटू डी, Q इक्वल्स टू आई टी। तो अगर हम लोग डायपोल मोमेंट का डायमेंशन लिखें तो आई टी मतलब ए टी, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा L, तो इसका क्या हो जाएगा LAT। कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब F अपॉन A अपॉन डेल्टा L बाई L। तो अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन की, तो भाई यहाँ तो लेंथ का डायमेंशन, यहाँ भी लेंथ का डायमेंशन तो कट जाएगा। तो ऊपर जो बचा वो क्या होगा, फोर्स मतलब mL/2 अपॉन, अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया का क्या हो जाएगा L² हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ठीक है। तो ये वही आ जाएगा जो प्रेशर का जैसा आया था डायमेंशन, वैसा ही कुछ ये मैच कर जाएगा, ठीक है। चलो एक और लास्ट क्या दिए थे भाई, लास्ट था हम लोग का बल्क मॉडुलस, यही था क्या। तो देखो बल्क मॉडुलस का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी वैसा ही चलने वाला है। सुनना सर, अगर मान लो हम लोग बात करें बल्क मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अगर हम लोग बीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला था P माइनस में डेल्टा V बाई V। अब हम लोग इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पे तो बीटा का जो डायमेंशन होगा भाई, फिर से ये L⁻3 कैंसिल, तो प्रेशर का, और प्रेशर का जो डायमेंशन था वो कितना था mL⁻⁻1 T⁻⁻2। तो इसका बिल्कुल मैच कर जाएगा जैसे यंग्स मॉडुलस का था, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे। अब देखो, अब अगर ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग एकदम सिमिलर तरीके से, अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग अब यूज ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर पे हम लोग एक यूज पढ़ लिए थे, क्या था, फाइंडिंग ऑफ डायमेंशंस ऑफ अननोन क्वांटिटी, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या, चेकिंग एक्यूरेसी। चेकिंग एक्यूरेसी मतलब बेसिकली ये बात है कि हम लोग ये चेक करना है कि कोई फॉर्मूला सही है कि नहीं, वो डायमेंशन के थ्रू हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है। सुनना सर ध्यान से, जैसे हम तुमसे बोले कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मान लो तुमको फर्स्ट एग्जाम्पल बोले कि भाई हम लोग को पता है, तो 10th में पढ़ के भी आए होंगे, S इक्वल्स टू क्या होता है UT प्लस हाफ AT², ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही है कि नहीं सही है, ठीक है। सुनना सर, अब देखो चेक कर लेते हैं एक बार भाई। अगर हम चेक करें, अगर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग चले, तुमको चेक करना है कि फॉर्मूला, वैसे तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला तो सही ही है, एक बार डायमेंशनली देखो कैसे चेक करते हैं। अगर सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग चले तो तुम देखो S का डायमेंशन लिखो, S क्या है, तो S जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अच्छा इसका डायमेंशन चेक करते हैं किसका, UT का। U क्या है, स्पीड, स्पीड का क्या होता है L⁻⁻1, और टाइम का क्या हो जाएगा T, मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो केवल कितना आ जाएगा डायमेंशन L आ रहा है, क्या सही है ये। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं हाफ AT² को। भाई अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग चले तो डायमेंशन लिखो, हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा L⁻⁻2, और फिर ये यहाँ पे क्या है, ये है T², सही है क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो ये सिंपली क्या आ जाएगा L। भाई देखो जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका डायमेंशन सेम, ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी मिल रही है उसका डायमेंशन भी सेम ही है। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, सही है यहाँ तक। अब यहाँ पे भाई ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन समझो इस चीज को कि हम बार बार डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ध्यान सुनना इस बात को, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो मैथमेटिकली करेक्ट भी होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, ये याद रखना हम लोग को, इट इज नॉट नेसेसरी दैट if a formula is dimensionally correct, then it must be correct. It may wrong मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कि अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट देखें या हम लोग उसको लगा के देखें तो वो गलत भी हो सकता है। देखो क्या बोले हैं, इट इज नॉट नेसेसरी
दैट इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, इज, अच्छा करेक्ट स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई क्या, इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मस्ट बी करेक्ट, इट मे रॉन्ग मैथमेटिकली। जैसे देखो भाई ये तो हम लोग को पता है कि ये फॉर्मूला सही था, लेकिन सोचो अगर मान लो कि ये फॉर्मूला लिखा होता कि चलो चेक कर रहा है एस इक्वल्स टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर। अब सोचो अगर यूटी प्लस एटी स्क्वायर लिखा होता तो भी हम एस का तो यही पाते, यूटी का भी यही पाते, और भाई कांस्टेंट क्वांटिटी का कोई डायमेंशन नहीं था, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो भी ये फॉर्मूला सही आ जाता है कि नहीं, जो कि हम लोग को पता है कि ये फॉर्मूला तो गलत है। तो तुमको ये समझ के रखना है कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही आता है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो मैथमेटिकली भी सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे हम 3 रख देते हैं तो भी डायमेंशनल के अकॉर्डिंग ये सही आता है, लेकिन हम लोग को एक्चुअली पता है कि तो गलत है, ठीक है। तो एक्यूरेसी चेक करने के करेस्पॉन्डिंग तुम्हें याद रखना है कि हमेशा ऐसा होगा कि अगर डायमेंशन करेक्ट करने वाला जो डायमेंशनली जो फॉर्मूला करेक्ट है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। एक और स्टार पॉइंट तुम्हें याद रखना है, बट if a formula is dimensionally incorrect, it will incorrect mathematically also, it will incorrect मैथमेटिकली ऑल्सो। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया तब तो पक्के से ही गलत है, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे बोले कि भाई हम लोगों के पास कोई फॉर्मूला है v इक्वल रूट में 2gt, ऐसे कुछ मान लो लिखा हुआ है, चेक करो। अगर मान लो इसकी एक्यूरेसी चेक करना चाह रहे हैं, अगला एग्जांपल है कि भाई ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, या ये फॉर्मूला सही है भी कि नहीं, तो देखो एक बार ट्राई कर लो, 1 मिनट वीडियो रोक के कर दिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। अगर हम लोग इस साइड का डायमेंशन निकाले तो क्या आ जाएगा, एल टी टू दी पावर -1 क्योंकि स्पीड है, इक्वल रूट में भाई अगर हम लोग इसका डायमेंशन लिख रहे हैं तो देखना 2 का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि डायमेंशन वो तो कांस्टेंट नंबर है। अच्छा जी एक्सेलरेशन तो एल टी टू दी पावर -2 और टाइम का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनटू टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें अगर तो कितना आ रहा है, एल टी टू दी पावर -1, रूट से बाहर निकालेंगे तो l की पावर 1/2 और t टू दी पावर -1/2 आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो तो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया, ठीक। यहाँ तक सही है क्या ये बात, तो तुम्हें समझ के रखना, ठीक है, कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया है तब तो पक्के मैथमेटिकली भी इनकरेक्ट ही होगा, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है और इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि और किसके करेस्पॉन्डिंग इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग डायमेंशंस में कांस्टेंट क्वांटिटी को कंसीडर नहीं कर पाते हैं, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी का ही कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ ली, यूज ऑफ डायमेंशन के करेस्पॉन्डिंग, कि हम लोग फॉर्मूलेस की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलो अब सुनना आगे देखो। चलो देखो भाई, अब हम लोग थर्ड यूज पे आ रहे हैं। थर्ड यूज क्या है, थर्ड यूज है डिराइविंग रिलेशन। कि रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, ड्राइविंग रिलेशन का मतलब कि एक्चुअली में ना रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखो ये ना बहुत मेजर यूज है डायमेंशन एनालिसिस का, ये बहुत मेजर यूज है कि हम लोग अब अगर हमको ये पता हो, ये नहीं पता है कि मान लो कि क्या रिलेशन है, लेकिन ये बस पता हो कि कोई टर्म किन किन टर्म्स पे डिपेंड कर सकता है, तो हम लोग उसके फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बस केवल एक ही उसमें इनकम्प्लीट चीज होगी, क्या कि उसका कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो वो हम लोग अगर हम लोग को मान लो पेपर में आके ड्राइव करने को, तो वो हम उस कांस्टेंट को के मान के छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ कुछ रिलेशन में हमको वो पता होगा तो हम तुमको वो लिखते जाएंगे, नहीं पता होगा तो हम लोग के लिख के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सुनना देखो, जैसे इसको एग्जांपल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सुनेंगे सब ध्यान से। इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप, then displacement covered by particle in time small t
डिपेंड्स अपॉन स्मॉल t डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 फर्स्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? सेकेंड टाइम मतलब स्मॉल t, ठीक है। देखो सुनो, पहला क्वेश्चन हम पूरा अच्छे से बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखो बस। इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप देन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t डिपेंड्स अपॉन, कि अगर मान लो किसी पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे मान लेते हैं इस तरह से कुछ, और इसको हम लोग अगर मान लो टॉप से छोड़ दिए, ठीक है, टॉप से अगर रिलीज करते तो हम लोग को पता है भाई u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर और टाइम पर। तो हम लोगों को क्या करना है? देन डिराइव रिलेशन थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग को रिलेशन को डिराइव करना है इसके बीच में, ठीक है। सुनो सर, देखो भाई अब एकदम सिमिलर तरीके से सोचेंगे। देखो ये याद रखना है कि जिस पैटर्न से हम तुमको बता रहे हैं ना, एकदम सेम पैटर्न से चलोगी तो हमेशा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सुनते जाना भाई, जो बोलेगा उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है, अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट को यूज करेंगे, हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, अगर हम पहले प्रॉपर्टी यूज करें कि जो डिस्प्लेसमेंट वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। कितनी पावर पे नहीं पता है तो उसको हम लोग a पावर मान लेते हैं, ठीक है। सेकेंड, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। कितनी पावर पे नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? b। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दे तो हम लोग लिख सकते हैं कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a t टू द पावर b। प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा लेट्स से k, कितना? g टू द पावर a और t टू द पावर b, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई आगे बढ़ रहे हम लोग। सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है कि वो जो k है वो क्या है? तो जो k है ना वो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो सकता है लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यहां तक सही है क्या बात? अच्छा चलना सुनना देखना सब। अब देखो क्या करेंगे, दोनों साइड ना डायमेंशंस लिख के उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई। अगर इधर देखें तो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डायमेंशन अगर हम लिखे तो एल आ जाएगा केवल डिस्प्लेसमेंट का। भाई के डायमेंशनलेस क्वांटिटी का कुछ लिखेंगे ही नहीं। जी क्या है तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या था? एल टी टू द पावर माइनस ऑफ 2। पावर कितना है बताओ? पावर है a। टाइम का क्या हो जाएगा? कैपिटल T। पावर कितना है बताओ? b, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर हम लोग सही से लिखे तो l टू दी पावर a, ये अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो t टू दी पावर, यहाँ कितना है? -2a, यहाँ कितना है? b। तो हम लोग लिखते हैं इसको -2a प्लस ऑफ b, ठीक है। अच्छा अगर ध्यान दो तो ये तो l है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि l t टू दी पावर 0, क्योंकि वापस वही बात आएगी कि l टू दी पावर 1 है और t टू दी पावर 0। अब कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर पावर ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग डायमेंशंस की पावर को क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। देखना सुनना भाई, a की वैल्यू कितनी है? a तो हम लोग को 1 मिल गया कि नहीं? अच्छा 0 पे ध्यान देते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 इक्वल क्या आ जाएगा? -2a प्लस ऑफ b, सही है। अच्छा a की वैल्यू कितनी? 1 रख दो, तो यहाँ से b इक्वल कितना आ जाएगा बताओ? 2 आ रहा है क्या? तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पुट कर देते हैं तो हम लोग अगर लिखें तो s इक्वल्स टू k g टू दी पावर कितना है बताओ? g टू दी पावर 1 और t टू दी पावर कितना हो गया है? 2, सही है क्या? तो यहां से हम लोग का जो फॉर्मूला मिला, फॉर्मूला वो क्या मिल रहा है बताओ? फॉर्मूला मिल गया k g t स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो हम इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। जहां पे k क्या होगा हम लिख देंगे कि k एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब अगर तुम्हें याद हो तो तुम सोचो ध्यान से, बाय एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग जाए, तुम्हें याद है ऐसी क्वेश्चन क्या होता है? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, और अगर ऊपर से नीचे से छोड़ रहे हैं तो एक ही जगह पे g हो जाएगा।
और u क्या है, ऐसे अगर नीचे रिलीज किया तो ऐसे नीचे की तरफ गिरता जाएगा ना, तो u अगर 0 हो गया और नीचे की तरफ से छोड़ रहे हैं अगर, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी g। तो अगर हम लोग अपने फॉर्मूले में ध्यान दें तो हम लोग पास फॉर्मूला क्या होता है बताओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर रिलीज किए तो u 0 तो मतलब पूरा 0, और रिलीज किया हुआ तो a की जगह क्या आ जाएगा g। तो हम लोग को दिख रहा है इसका मतलब कि जो k है वो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया हम लोग के पास, s इक्वल हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया s इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर। तो हम लोग ये डिराइव, मतलब ये हम लोग रिलेशन को डिराइव कर लिए। हम दोबारा बता रहे हैं, ये ख्याल रखना कि जरूरी नहीं कि तुमको ये क्लिक कर जाए, तो अगर क्लिक नहीं करेगा तो भी यहाँ तक भी ये रिलेशन एकदम सही है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू k ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तुम सोच रहे हो देखो कितना अच्छा है डायमेंशनल एनालिसिस, कि अगर केवल हमको ये पता हो जाए कोई टर्म किन किन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। हम एक दे रहे हैं, खुद से ट्राई करना, जैसे हम माने हैं ना, जैसे हम प्रोसीड किए हैं ना, एकदम सेम तरीके से चलोगे तो एकदम आसानी से ड्राइव कर ले जाएंगे, ठीक है। सुनना सब, देखो ध्यान से। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे भाई, इफ अ पार्टिकल, एकदम सिमिलर मैकेनिक्स वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ अ पार्टिकल इज released from some height, then derive relation of speed if it depends upon नंबर 1 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, ठीक है। सेकेंड कवर्ड हाइट स्मॉल h, ठीक है। चलो वीडियो रोक लो 5 मिनट लिया, क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना। अगर हम इसके सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो हम लोग को बोला गया है कि भाई कि इसका जो स्पीड है वो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम पहले वाले करेस्पॉन्डिंग चले तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a, सेकेंड के करेस्पॉन्डिंग चले तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर b। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a h टू द पावर b आएगा क्या, यहां तक सही है। अच्छा भाई फिर से वही बात कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, v इक्वल h मतलब k g टू द पावर a h टू द पावर b। k की वही पुरानी कहानी कि k जो है k इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कि भाई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो एकदम सिमिलर तरीके से चलेंगे कि भाई दोनों साइड जो है वो स्पीड का डायमेंशन लिख लेंगे और उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर हम लोग इस तरह से चले तो देखना भाई स्पीड पे ध्यान दो, तो एल टी टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 स्पीड का, के का कोई डायमेंशन है उसको लिखेंगे नहीं, इक्वल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, लेकिन है तो एक तरह का एक्सीलरेशन ही ना, तो क्या आ जाएगा एल टी टू द पावर -2 पूरे की पावर a। h क्या है, h l हाइट है, उसकी पावर कितना है b। अब देखना ध्यान से, l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 इक्वल l टू द पावर, देखो तो a इधर से और b उधर से, तो कितना आ जाएगा a प्लस b, ठीक। अच्छा अब इधर ध्यान देंगे तो t टू द पावर कितना आ जाएगा -2 है। देखो इस साइड कहीं m नहीं है ना, इसलिए हम इस साइड m को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो इस साइड कहीं m होता तो हम यहाँ लिख लेते हैं m टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ चेंज होगा नहीं। फिर से वही कहानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों साइड किसके पावर्स को, जो डायमेंशंस की पावर है उनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर पावर ऑफ डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डायमेंशंस की पावर को कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ देखो 1 और इधर क्या है a प्लस b, ठीक है। अच्छा इधर देखो कितना है -1, इधर कितना है -2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अगर हम लोग a की वैल्यू 1/2 रख लें
तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ रहे हैं, अब देखना सुनना, दोनों का वैल्यू 1/2 आ गया भाई, a का भी और b का भी। तो अब अगर हम लोग एक्चुअल फॉर्मूले पे चले तो देखो v इक्वल क्या आया था, k क्या था बताओ, g टू द पावर a था, तो g टू द पावर 1/2, और क्या था h की पावर कितना था, h की पावर था b, और b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो यहां से v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k√g टाइम्स h, ठीक है। तो अब यहां तक भी छोड़ देंगे तो भी सही है, लेकिन अब तुम ध्यान दो, तुम्हें अगर याद हो तो तुम लोग पढ़े होंगे 9th में कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, 9th में 11th में पढ़े होंगे कि v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as होता है। वही अगर रिलीज किए थे तो u की वैल्यू 0, नीचे की तरफ गिर रहा है तो g, और हाइट के करस्पॉन्डिंग चल रहा था तो h हुआ था कि नहीं। तो जो v आएगा वो √2gh आएगा कि नहीं। इसका मतलब कि अगर हम लोग चलें तो बाई एक्सपेरिमेंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो k की वैल्यू है वो √2 आती है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू कितना जाएगा √2gh। इस बात को लेके बिल्कुल परेशानी होगी सर हमको ये कैसे क्लिक करेगा, कोई जरूरत नहीं, तुम अगर यहाँ तक भी लिख रहे होगे बोर्ड एग्जाम में तो भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे v इक्वल्स टू कितना जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा √ में 2gh, यहाँ तक सही है, नोट कर लो इसको। अब देखना सुनना, अब एक आध और करते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे सुनो, अब ये तो हम लोग पढ़े थे अच्छे से 9th में, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, ऐसे दोनों एंड से बंधी हुई है, ठीक है। अगर उस स्ट्रिंग को ऐसे हम लोग बीच में से खींच कर छोड़ दें तो उसमें से वाइब्रेशन चलना शुरू कर देंगे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, उनका फॉर्मूला अब हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। देखना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है भाई कि फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग न्यू डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड कर उसकी बात करते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कि भाई कितना लंबा स्ट्रिंग उस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। सेकेंड, ये न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, न्यू या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे हल्का सा टेढ़ा कर देंगे। ओहो फिर गड़बड़ हो गया क्या, फिर से देखते हैं, ये ऐसे टेढ़ा सा बना देंगे, या तो न्यू से या तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले टर्म हम लोग बात किए थे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड कर सकता है, और किस पे डिपेंड करेगा ये, तो और डिपेंड करता है टेंशन इन स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग। भाई टेंशन जो है ना वो एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। देन डिराइव रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू। चलो तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। कर लिए क्या ट्राई, ध्यान सुनना भाई, जैसे स्टार्ट किए तो उसी तरीके से चलेंगे। पहले वाले करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो न्यू डिपेंड कर रहा है किस पर, लेंथ पर। सेकंड वाले करस्पॉन्डिंग डिपेंड कर रहा है टी पर, तो ये एल की पावर ए, टी की पावर बी मान लिए। अब अगर हम लोग थर्ड के करस्पॉन्डिंग चल रहे हैं तो न्यू डिपेंड कर रहा है किस पर, मास पर यूनिट लेंथ पर, तो ये सी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो सुनो भाई, अगर हम इन तीनों को कंबाइंड करें, तो उसके करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए, टी टू द पावर बी, म्यू टू द पावर सी, ठीक है। अच्छा अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से हटाएं तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखा है तो न्यू इक्वल के एल टू द पावर ए, टी टू द पावर बी और म्यू टू द पावर सी। के के साथ वही कहानी कि के जो है, के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो के जो है ना वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। बोले सर ठीक है, अच्छा यहाँ तक। अब देखना, अच्छा अगर मान लो तुमको ये क्लिक नहीं किया था कि म्यू क्या है, तो म्यू मास पर यूनिट लेंथ है ना। म्यू मास पर यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई मास अपॉन लेंथ टाइप कोई चीज चल रही होगी, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन एल हो जाएगा। तो अगर तुमको ये क्लिक नहीं किया था तो अभी भी तुम वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। देखना
सुनना भाई। अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते रहो, बहुत जरूरी है। अच्छा जैसे अगर तुम अभी 11th में हो तो इस चीज को लेके बिल्कुल परेशान मत हो कि ये क्या नई नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि जानते हो जितनी ज्यादा बार ये सब चीजें एकदम अच्छे से रिवाइज करके समझ लोगे ना। यूनिट डायमेंशन देखो बहुत बेसिक चैप्टर है, अगर तुम टारगेट में हो या 12th में हो तो तुमको इजी लग रहा होगा बिल्कुल आसानी से, लेकिन अगर 11th के करेस्पॉन्डिंग चले ना तो ये टफ तो है, क्योंकि नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं। लेकिन अगर एक बार तुम अच्छे समझ लिए ना तो एकदम आसान सा हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा ये न्यू के करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं भाई। न्यू क्या था, न्यू का तो डायमेंशन था वो तो t⁻⁻1 था। के तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का डायमेंशन होगा ही नहीं, यहाँ क्या जाएगा l⁸ ठीक है। ये क्या है टी का क्या हो जाएगा भाई, टी क्या है टेंशन, टेंशन था ना ये, तो अगर हम लोग टेंशन के करेस्पॉन्डिंग चले तो भाई फोर्स था वो तो ml t⁻²। म्यू है ना, म्यू का क्या था मास पर यूनिट लेंथ, तो मास लेंथ अपॉन में है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो l⁻⁻1 इसकी पावर c इसके पावर b है, यहां तक सही है। अच्छा हम तुम्हें बताए थे पिछली बार कि भाई इधर जो जो टर्म है उधर उधर लेके आने की कोशिश करो। देखो t⁻⁻1 को हम लोग m⁻0 l⁻0 और t⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब देखना तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m⁻0 l⁻0 और t⁻⁻1। अब देखो सुनो, अगर हम लोग यहाँ पे m की पावर देखें तो m की पावर क्या आ जाएगा b प्लस c, सही है क्या ये। अच्छा यहाँ देखना, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो l⁻a है, यहाँ पे प्लस ऑफ b और -1 की वजह से माइनस ऑफ c हो जाएगा, ठीक है। अच्छा t की पावर देखते हैं भाई, तो t की पावर तो सिंपली केवल कितना आ जाएगा -2b हो जाएगा, यहां तक सही है क्या। चलो देखो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अभी अपनी तरह का हम लोग लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं, ये देखना। अब अगर हम लोग कंपेयर कर ले, फिर वही बात कि कंपेयर पावर ऑफ डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग पावर ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं कि भाई डायमेंशंस की क्या पावर है। तो देखो यहाँ पे कितना है 0 इक्वल b प्लस सी आ रहा है क्या, यहाँ देखो 0 इक्वल a प्लस b माइनस ऑफ सी आ रहा है, यहाँ कितना आ गया -1 इक्वल माइनस ऑफ 2b। देखना यहाँ से b इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल माइनस कैंसिल, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ तक सही है क्या। अच्छा b इक्वल अगर 1/2 तो यहाँ रखो, देखो c की वैल्यू इधर लेके जाएंगे माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ रखो, अगर हम बात करें a, b की वैल्यू कितनी है 1/2, c की वैल्यू -1/2 तो माइनस प्लस 1/2 इक्वल 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, a की वैल्यू आ रही है 1, इधर लेंगे -1, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। तो देखो फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला क्या बन गया, k l⁻ कितना है a, तो l⁻⁻1 t⁻1/2 और μ⁻−1/2। 1/2 मतलब रूट, इसको नीचे लेके आ जाएंगे तो देखो हम इसको कैसे ले सकते हैं, न्यू इक्वल k/l, क्योंकि l की पावर -1 है, और रूट ओवर पूरा रूट में आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट आ जाएगा। अच्छा म्यू की पावर -1/2 उसको नीचे लेके चले जाते हैं अपॉन में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा k/l रूट ओवर t/μ। तो ये हम लोग की फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो न्यू इक्वल k/l रूट ओवर t/μ, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें ये क्लियर रखना है कि हमें लोग इस तरीके से और भी कई सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे किसका, इस सब का लिमिटेशन, ठीक है। तो लिमिटेशंस पे ध्यान दो कि जब तुमको कभी भी रिलेशंस को डिराइव करना होगा तो डिराइव करते वक्त ना कुछ कंडीशंस को एकदम दिमाग में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब जो 3 एग्जांपल है ना उन्हीं पे बार बार घूम के आएंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस की बात करते हैं हम लोग, लिमिटेशंस देखना 3-4 लिमिटेशंस हैं इसकी, उस पर फोकस करते हैं। पहला लिमिटेशन, तुम ध्यान दो कि अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करें ना, जैसे मान लो कि कोई टर्म, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव करने किसके, मैकेनिक्स को, इन मैकेनिक्स इफ एनी टर्म। अच्छा मैकेनिक्स में तुमको कितने डायमेंशंस मिलेंगे, तो मैकेनिक्स में ना हम लोग को 3 डायमेंशंस मिलते हैं, m, l और t, यही सब डायमेंशंस मिलने वाले हैं, ठीक है।
तो मैकेनिक्स में हम लोग को या तो m मिलेगा या तो l मिलेगा या तो t का डायमेंशन मिलेगा। तो मैकेनिक्स के टाइम में अगर कोई फॉर्मूला इफ एनी टर्म डिपेंड्स अपॉन मोर देन थ्री टर्म then we cannot derive it by dimensions। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, सुनना देखो ध्यान से। जैसे अभी हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, एल पर, टी पर और म्यू पर, इन सब पर डिपेंड कर रहा था ना। तो तुम देखो जब तुम न्यू लिखे थे तो तुम एम भी यूज किए, एल की और टी का पावर यूज किए थे हम लोग। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई एक और टर्म आता, लेट से मान लेते हैं कुछ भी और, लेट से डेंसिटी आ जाता, तो डेंसिटी की पावर डी अगर होता तो तुम देखो हमारे पास 4 अननोन होते कि नहीं, और इन 4 अननोन के लिए इधर तो 3 ही रिलेशन बन पाता, तो 4 अननोन के लिए एटलीस्ट हमारे पास 4 इक्वेशन तो होने ही चाहिए। तो इधर उतने इक्वेशन बन नहीं पाएंगे तो हम लोग उसको डायमेंशनली डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, बात अलग है कि मान लो यहाँ पे भी कोई और एक टर्म आ गया, जैसे थीटा आ गया या इलेक्ट्रिक करंट आ गया, लेकिन वो तो मैकेनिक्स में आएगा नहीं। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि मैकेनिक्स के टाइम में अगर कोई फॉर्मूला 3 या 3 से ज्यादा टर्म पे डिपेंड करा तो हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनरल बात करें फिजिक्स में, तो अगर उसमें मोर देन 3 टर्म्स आ गए, जैसे मान लो इधर आया 4 रिलेशन इधर, तो इधर भी एम, एल, टी और ए पर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम लोग उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तुमको एकदम अच्छे से क्लियर रखनी, ठीक। तो ये पहली लिमिटेशन होगी इसकी। अच्छा, एक और लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग कभी भी ना ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें मोर देन 1 टर्म हो। इफ एनी फॉर्मूला कंसिस्ट more than one term, then we can't derive it by dimensional analysis, इसका क्या मतलब हुआ भाई? जैसे मान लो अगर हम बोले कि हमको ड्राइव करना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तुम ध्यान दो तो हम तब इसको ड्राइव कर पाए थे जब हम इसको 0 ले लिए थे। तो ऐसे फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते जिसमें किसी चीज का सम हुआ है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 लिमिटेशन है, ठीक है। एक और लिमिटेशन डिस्कस करते हैं भाई, थर्ड सुनना। जैसे ना कि अगर मान लो किसी टर्म में एक ही टाइप का डायमेंशन मोर देन 1 टाइम आ गया, कोई एक ही टर्म मोर देन 1 टाइम आ रही है, तो भी हम लोग उसको ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर बोला गया कि भाई एरिया ड्राइव करना है, भाई एरिया का फॉर्मूला अगर सोचो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम बोले कि एल की पावर ए, बी की पावर, नहीं ऐसे नहीं मानते इसको, एल की पावर एक्स मान लेते हैं, बी की पावर वाई मान लेते हैं, यहाँ कुछ के मान लिया, मान लो ऐसे किए हम लोग, कंपेयर मान लो, कंपेयर चालू करें अगर, तो ए का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, के डायमेंशन लेस टर्म माने हम लोग, तो L का क्या हो जाएगा, कैपिटल L टू द पावर x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा L टू द पावर y। तो तुम देखो 2 इक्वल x प्लस वाई आ रहा है कि नहीं, तब तो हम कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन एग्जैक्ट कहाँ निकाल पाएंगे x और y का, तब तो कोई भी वैल्यू हो सकता है अलग अलग, जैसे इनका सम करने पर 2 आ जाए। जैसे हम x को 1 1 भी ले सकते हैं, xy को, xy के करेस्पॉन्डिंग हम चले तो इसको 1/2 और इस वाले को 3/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारी पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे फॉर्मूले को भी हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। अच्छा, एक और लिमिटेशन है भाई, जैसे अगर मान लो किसी टर्म में कांस्टेंट टर्म आ गया किसी फॉर्मूले में, तो भी उसको ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे इफ एनी फॉर्मूला कंसिस्ट डायमेंशनलेस term, if any formula consists dimensionless term, then it also cannot derived from dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग उसको डिराइव नहीं कर सकते, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझते हैं एक बार। इफ एनी फॉर्मूला कंसिस्ट डायमेंशनलेस टर्म, देन इट ऑल्सो कांट डिराइव फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। इसको समझते हैं। जैसे तुम्हें अगर याद हो, तुम लोग डिस्कस किए थे y इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये डिस्कस किए थे क्या? तो तुम ध्यान दो,
हम लोग इसको डिराइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है कि नहीं, तो हम लोग इसको कभी भी इससे डायमेंशनल एनालिसिस से कभी भी डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा ये कुछ इसकी लिमिटेशन हो गई भाई। अब यूनिट एंड डायमेंशन का आखिरी टॉपिक जो है, मतलब आखिरी जो यूज है वो सुनना। लास्ट जो यूज है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे? डिराइविंग रिलेशन। अब ऐसे हम लोग फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का कन्वर्जन। ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी लेट्स से कैपिटल Q, ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ना दो चीजें होती हैं हमेशा। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होती है इसकी यूनिट। जैसे हम तुमसे बोले कि हमारे पास कोई चीज 2 kg अमाउंट में है, तो देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है ना, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यूनिट को। ठीक, अच्छा अगर मान लो कि हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो 2 kg इक्वल्स टू कितना ग्राम? 2000 ग्राम, पता है हम लोग को। लेकिन सोचो क्या इससे, जैसे मान लो कि हम 2 kg सेब लेने गए मार्केट में, ठीक है, हम बोले कि 2 kg सेब दीजिए हमें, तो 2 kg की जगह पर हमको 2000 ग्राम दिया सेब, तो क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू खुद को इस तरीके से चेंज करेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जैसे इससे यहाँ से यहाँ गए तो दिख रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू घट गई कि नहीं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू खुद को इस तरीके से चेंज करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, यूनिट को यू से। तो अगर हम ध्यान दें तो जो n इंटू यू है, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट रहा कि नहीं? ठीक है, यहां तक बोले सर, सही बात है। अब सोचो अगर हमारे पास कोई इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन n1 u1 और कोई फाइनल सिचुएशन है n2 u2, तो ख्याल रखना है कि n1 u1 और n2 u2 जो होगा वो आपस में सेम होगा। ठीक है, इस तुम्हें ये अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, कि अगर हम लोग कभी भी यूनिट को चेंज कर रहे होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज इस तरीके से होगा कि जो एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी भी चेंज ना हो। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ से n2 लिखें कि चलो भाई n2 के बारे में बताओ, तो हम लोग n2 क्या पाएंगे? यहाँ से बताओ, n2 इक्वल हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हम लोग को करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है कि n2 इक्वल्स टू n1 u1 अपॉन u2। अच्छा इसमें कुछ ख्याल रखने वाली बात है क्या? इंपॉर्टेंट कोई बात है क्या? बोले हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या याद रखना है तुमको? देखो ये जो है ना, ये पुराने वाली यूनिट होगी और ये हमेशा नए वाले यूनिट को ख्याल रखेंगे यहाँ पे कि ये हमेशा नया यूनिट होगा और ये वाला जो है वो पुराना यूनिट है। तो ये पुराना और ये नया यूनिट है। क्लियर हो रही है बात? चलो देखो यूज करते हैं एक बार। जैसा हम तुमसे बोले, मान लो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हम बोले कि भाई हम लोगों को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन हम लोग हेडिंग लिखे हुए थे, तो छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, सुनना। बोला गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। ठीक है, डायन वो डायन नहीं है, ठीक है, दो डिफरेंट डायन है ये, तो ये यूनिट वाला डायन है। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें? डायन में। तो तुमको बताना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन होगा। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। भाई न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। कैसे यूनिट है? एमकेएस या एसआई यूनिट है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट हो गया केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? कन्वर्ट करना है, पता नहीं कितने वैल्यू आएगी, लेकिन डाइन कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। किसकी? फोर्स की ही। तो अब सबको सीजीएस वाला बोलेंगे। भाई सीजीएस में मास का क्या होता है? ग्राम। लेंथ का क्या होता है? सेंटीमीटर। टाइम का तो वही रहेगा। तो तुमको पता लगाना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप समझते हैं भाई। देखो ये कौन सा है? ये पुराना वाला यूनिट है, ये नया वाला यूनिट है जिसमें हमको कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास? n2 इक्वल्स टू n1 u1 अपॉन u2। ठीक है, उसी पर ध्यान देते हैं। देखो ये पुरानी वैल्यू, पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? पुरानी न्यूमेरिकल वैल्यू थी 1। पुराना वाला यूनिट क्या है? केजी अपॉन नया वाला यूनिट केजी के करेस्पॉन्डिंग क्या आया है? ग्राम। ठीक है,
अच्छा, पुराना वाला यूनिट क्या था? मीटर। नया वाला यूनिट क्या आया है? सेंटीमीटर। पुराना वाला यूनिट क्या था? सेकेंड। नया वाला यूनिट क्या है? सेकेंड। इसकी पावर भी -2 है, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाएंगे अगर हम लोग, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है। अच्छा, नया वाला यूनिट क्या है? नया वाला यूनिट भी सेकेंड की पावर -2 है। ठीक है। अब देखो सुनना भाई, U1 हो गया। U1 क्या था? पुराना वाला केजी। U2 क्या है? नया वाला बताया थे, तो नया वाला की ग्राम। क्योंकि अगर हम लोग इसको करेस्पॉन्डिंग चलते हैं, इसको भी तो लिख ही सकते हैं ऐसे, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। तो नीचे जो है वो सब नया वाला लिखे हैं, देखो, ग्राम, फिर सेंटीमीटर, फिर सेकेंड की पावर -2। चलो भाई देखते हैं। भाई ये तो कैंसिल हो गया पूरा। 1 केजी की अगर हम बात करें तो 1 केजी इक्वल्स टू कितना? 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर की बात करें तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये से कैंसिल, ये से कैंसिल। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर लिए तो 10 टू द पावर 5। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग उसको डिराइव कर ली। यहां तक बात क्लियर है क्या? चलो एक और करते हैं, ध्यान सुनना। अब हम लोगों को ऐसे ही कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हो सकता है तुम्हें रिलेशन याद हो, पर तुम इसी प्रैक्टिस के करेस्पॉन्डिंग चलो और उसको ड्राइव करके लेके आओ। देखो कितना आ रहा है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई? देखो सुनो ध्यान से, जितना हम तुमसे करते जाओ उससे बस प्रैक्टिस करते जाओ। यूनिट डायमेंशन का ये आखिरी टॉपिक चल रहा है, ये भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार और लगाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। भाई वर्क करें, जूल की करेस्पॉन्डिंग बात करें तो जूल किसका यूनिट है? वर्क का यूनिट है। वर्क, भाई वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, फोर्स का तो क्या होगा? फोर्स का जो था वो तो MA था, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहां से क्या आया? ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 आ गया क्या? अच्छा, अर्ग क्या है? अर्ग उसी वर्क का सीजीएस यूनिट होता है। सब कुछ सीजीएस में सोचो। केजी का क्या हो जाएगा सीजीएस में? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला भाई। N2 इक्वल्स टू क्या था हम लोग के पास? N1 U1 अपॉन U2। N1 कितना है? 1। ठीक है, U1 के करेस्पॉन्डिंग चलते कितना आ जाएगा? केजी। यहाँ पे कितना है? ग्राम। नया पुराने करेस्पॉन्डिंग चल रहे हैं पावर वर्क, क्योंकि कुछ भी पावर नहीं थे इसका। अब मीटर, सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। फिर यहाँ पे सेकंड की पावर -2, यहाँ पे भी सेकंड की पावर -2, तो दोनों की पावर -2। भाई ये कैंसिल। फिर अगर इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो 10 टू द पावर 3 ये, फिर ये ग्राम तो कट जाएगा। 1 केजी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम होगा ना भाई, तो ग्राम अपॉन ग्राम। फिर यहाँ देखेंगे अगर तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पूरे की पावर 2। और तो कट ही गया, तो यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से ये सब कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब 10 टू 2 का स्क्वायर 10 टू 4 और ये 3, तो 10 टू द पावर 7। मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा कि भाई 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ठीक, ये यहाँ तक हो गया, ये नोट कर लो। अगर बहुत फंडामेंटल होगा ना तो वो इस तरीके से पूछ रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हम लोग बहुत अच्छे समझ में आता नॉर्मल सा, लेकिन ना इसका अच्छा यूज कब आएगा? जैसे मान लो कि कोई नया यूनिट बनाया जाए तो उसके करेस्पॉन्डिंग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सुनो, जैसे मान लो हम तुमसे बोले कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू न्यू यूनिट्स इफ, जैसे मान लो कि हम लोग केजी है, केजी को रिप्लेस कर दे किससे? 100 केजी से। ठीक है, मान लो मीटर है, उस मीटर को हम लोग कन्वर्ट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया किससे? 20 मीटर से। ठीक है, जो सेकंड है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किससे? 10 सेकंड से। ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो अब तुमको बताना है कि नए यूनिट में 1 न्यूटन की कितनी वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये भी एक्चुअली उसी तरीके से ड्राइव करना है। ठीक है, वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन का दिमाग लगाओ तो एक बार। कर लिया क्या ट्राई? ध्यान सुनना सब।
भाई देखो ये एक ना सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर कन्वर्जन पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसमें एकदम दिमाग लगाना। देखो सुनो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है इसमें नए यूनिट में। अच्छा, न्यूटन के करेस्पॉन्डिंग फिर से वही बात की भाई, फोर्स का होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास का हो जाएगा केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें n2 की, तो वो क्या हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2 होगा क्या, तो देखना n2 इक्वल, भाई ये n1 कितना आ गया 1, क्योंकि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना था। अब u1 पे फोकस करना, अगर हम u1 लिखें तो भाई ये u1 पुराना वाला क्या है kg, अब 1 kg को कितना kg कन्वर्ट कर दिए 100 kg, तो देखो ये u2 हो गया, ये बात समझ में आ रही है, इनटू फिर क्या है, अब u1 की बात करते फिर क्या लिखा था मीटर, अब सोचो 1 मीटर को लिए कितना लिख लिया हम लोग यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मान के चल रहे हैं यहाँ पे ना कि 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। अच्छा फिर देखो पुराना वाला क्या था सेकेंड, तो भाई सेकेंड, अब 1 सेकेंड कितने के इक्वल कर दिए हैं 10 सेकेंड के इक्वल, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा -2। तो अगर हम लोग n2 की बात करें तो देखो ये कट गया, कितना आया यहाँ पे 1/100 इंटू 1/20 इंटू, अब सेकंड कट गया, 10 का स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100, तो ये 100 कैंसिल, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/20, मतलब कि 1 न्यूटन जो होगा वो नए वाले यूनिट में किसके इक्वल हो जाएगा 1/20 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, तो यहाँ तक हम लोग का यूनिट डायमेंशन खत्म हो गया, ठीक है, चलो थैंक यू।